मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। और आज हम अपने गेस्ट शशिकांत जी से बात कर रहे हैं। और शशिकांत जी उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रभारी रहे हैं। शशिकांत जी, आपका समर भूमि में स्वागत है। नमस्ते जी। थैंक्स। जिस तरह से अभी 16 फरवरी को 16 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा और भारत के जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं, मजदूरों का संगठन, उन लोगों ने बंद का आह्वान किया है। ग्रामीण भारत बंद। औद्योगिक भारत बंद भी है, लेकिन ग्रामीण भारत बंद एक नया टर्म है। ये एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में शायद पहली बार भारत में यह आह्वान का सुना गया है। इसलिए लोगों में कंफ्यूजन बहुत सारे हैं कि किस तरह से ये ग्रामीण भारत बंद क्या है और भारत बंद से ये किस तरह से अलग है। शशिकांत साहब बताएंगे यहाँ पे भारत बंद से ये ग्रामीण भारत बंद किस तरह से अलग है। देखिए, भारत बंद पहले कोई राजनीतिक पार्टियां नामांतरित करती थी या कोई संगठन। ये जो है पूरा किसान बिरादरी भारत ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया है। इसमें खेतीहर मजदूर भी हमारे साथ देंगे। इसमें हम लोगों ने आह्वान किया है कि आप लोग सुबह जो है दूध की सप्लाई नहीं करेंगे, सब्जी की सप्लाई नहीं करेंगे, खेतों में हम लोग काम नहीं करेंगे एक दिन। हम सरकार को ये दर्शाना चाहते हैं कि अगर किसानों ने खेती उगाना बंद कर दिया, दूध की सप्लाई बंद कर दी, सब्जी की सप्लाई अगर बंद कर दी, तो देश की अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है। ये सरकार जो समझती है कि हमारा आर्थिक क्षेत्र में जीडीपी में कोई योगदान नहीं है, तो हम इस सरकार के खुद आंकड़े कहते हैं कि जीडीपी में हमारा योगदान कितना है। 8% का योगदान है, मैं 3.5% की 18% का जीडीपी में योगदान है। और ये सरकार हमको केवल 3.5% कृषि क्षेत्र में जो बजट में देती है। तो हम उस दिन ये दर्शाना चाहते हैं ग्रामीण भारत बंद के जरिए कि हम लोग अगर खेती करना बंद कर देंगे तो कितना असर पड़ेगा एक दिन में। ये एक आंकड़ा सरकार देख ले। जैसा ट्रक ऑपरेटर है, एक दिन हड़ताल करते हैं तो उनको पता लग जाता है। ग्रामीण जो मजदूर हैं, निर्माण श्रमिक, वो काम करने नहीं जाएंगे। जो गांव से हमारे आ, मकानों को बनाते हैं, इमारतों को बनाते हैं, सरकारी इमारतों को बनाते हैं, पुल बनाते हैं, तमाम कामों में हमारे निर्माण श्रमिक लगे होते हैं, वो काम पर नहीं जाएंगे। हमारे जो गांव से ड्राइवर लोग हैं, वो गाड़ी पे ड्राइविंग करने नहीं जाएंगे। अभी भी देश की जो गांव की आबादी है, हमारा देश गांव में बसता है। सरकार ये भूल रही है। वो सोचती है कुछ स्मार्ट सिटी बसाने से देश का आर्थिक आधार ऊंचा होता है। कोरोना काल में सब उद्योग क्षेत्र खत्म हो गए थे। उस समय हमारे जो देश की कृषि है उसने ही सब कुछ, देश का जो आर्थिक आधार है, जीडीपी है, वो बचाई थी। 6% हम्म। जीडीपी में योगदान उस समय रहा कोरोना काल में। लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं। कुछ चंद पूंजीपति कारपोरेट घरानों के हक के लिए वो नए नित नए कानून जो है लागू कर रही है। सरकार से हमारा कोई किसी पार्टी से झगड़ा नहीं है। हमारा हमारा किसी पार्टी से विद्वेष नहीं है, बल्कि जो नीतियां हैं भाजपा की, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, जो कारपोरेट परस्त नीतियां हैं, जो शुरू से दिख रही हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय से दिखी थी। अटल ये बिहारी वाजपेयी के समय। सुशांत जी, मेरा मेरा एक सवाल है कि आपने ये ग्रामीण भारत बंद टर्म जो है और ये इसका लागू किया जाना पहली बार हुआ है। मैंने कुछ समय पहले, मतलब साल भर पहले या 2 साल पहले, मैंने भी एक कल्पना किया था कि जिस तरह से फैक्ट्री में मजदूर काम बंद कर देते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या रोज एक दिन का, तो उसका एक असर होता है। ये तो सुना गया था हर दिन समय में। तो वो फिर रिप्रोडक्शन करके फिर लोग उत्पादन कर लेते हैं। जैसा कि आपके नेताओं ने कहा है कि सरकार अगर हमारी एक दिन की मांग को नहीं मानती है, नहीं समझती चीज के बारे में है, तो हम फिर जो है सो कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने का मतलब होता है कि अगर आपने एक साल भी मान लिया जाए खेती करना बंद कर दिया अगर, तो पूरी मनुष्य ही भूखा मरने लगेगा। तो ये किस तरह आत्मघाती कदम उठा रहे हैं आप लोग। देखिए, ये आत्मघाती, अब आप ऐसे तो हड़ताल को भी आत्मघाती कह सकते हैं। जो मजदूर हड़तालें करते हैं, हड़ताल करना, काम बंद करना, काम को रोकना, ये एक आंदोलन के चरण होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग
आम मजदूरों को, देश की जनता को भूखा मारने के लिए खेती नहीं करेंगे। सवाल यह है, हमको सरकार को झुकाना है, हम और रास्ते अख्तियार करेंगे। ये सिंबॉलिक है, एक दिन का बंद। और ये बंद कोई मामूली बंद नहीं है। ग्रामीण भारत बंद का ऐलान पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलन के दौरान 2 बार पहले भी हो चुका है। लेकिन ये इतिहास में पहली बार भारत में जो है देशव्यापी सभी राज्यों में, 25 राज्यों में ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया गया है एक साथ। तो ये एक वास्तव में एक बड़ा आंदोलन होगा ग्रामीण कृषि, किसानों के कृषि को बचाने के लिए बड़ा एक आंदोलन है। और इससे सरकार को सबक लेना चाहिए। एक दिन के आंदोलन से सबक नहीं लेगी तो ऐसा नहीं है कि हम काम करना छोड़ देंगे, खेती करना छोड़ देंगे या मजदूर करना छोड़ देंगे। वो तो रास्ते हम तय करेंगे, अभी से कुछ नहीं कहते। चुनावों में हम तो सजा देने की बात भी करते हैं, कितनी सजा दे पाएंगे वो एक अलग है। लेकिन हम लोग और रास्ता अख्तियार करेंगे। आंदोलन की बहुत सारी भूमिका है, एक आंदोलन का चरण है। यही नहीं कि आंदोलन कोई एक तरीके से नहीं लड़ा जाता है ये कि हम आपने दिल्ली सही घेर कहा, देंगे। आंदोलन का तरीका कोई एक नहीं होता है, लेकिन एक सवाल यह भी है कि आखिर आप इतनी बड़ी जो आह्वान किए हैं, इतना बड़ा अपील किए हैं भारत ग्रामीण भारत बंद का, आखिर जरूरत क्यों पड़ी आपको इसका? सरकार बात देखिए मान लिया आपका है। देखिए ग्रामीण भारत बंद की जरूरत इसलिए पड़ी, हम लोग 2 साल हो गए, सरकार ने हमको आश्वासन देकर बॉर्डर से उठाया। जब उस समय हम बॉर्डर से आए तो उन्होंने कहा कि आपकी सभी मांगे पूरी होंगी, एमएसपी की गारंटी है, संपूर्ण कर्जा माफी का सवाल भी था। अब सरकार ने हमें कर्जदार तो सरकार ने बनाया है। हमारी इतने सालों से एमएसपी की जो हमारे साथ घटौती की, एमएसपी के नाम पर जो हमें किसानों को अनाज का मूल्य जो नहीं दिया, उससे हम कर्जदार हुए हैं। अगर सरकार हमें हमारा मोल दे दे, क्योंकि कोई भी अपना सामान जो भी बनाता है, व्यापारी कोई सामान बनाता है या कारीगर कोई भी सामान बनाता है तो अपनी मजदूरी खुद तय करता है, उसकी कीमत तय करता है। लेकिन किसान की कीमत और मजदूरी सरकार तय करती है, और उसमें भी इतनी घटौती है। किसान को अर्धकुशल कारीगर का दर्जा दे रखा है। हिंदुस्तान में क्या, पूरी दुनिया में ये एक किसान के साथ मतलब घाटा किया है सरकारों ने कि जो लोग अपना काम करते हैं उसमें वो कुशल होते हैं, लेकिन खेती हम लोग करते हैं लेकिन कुशल और कोई होता है, कोई वैज्ञानिक, कोई कृषि वैज्ञानिक। जबकि वो केवल हमारी जो कार्य प्रणाली है उसको उन्नत करने का काम करते हैं, और उसमें उनका व्यापारियों का आर्थिक लाभ उसमें होता है निहित। खेती करने में हम जितने निपुण हैं, कब बीज बोया जाए, किस मौसम में बोया जाए, कैसे निपाई करनी है, निपड़ाई करनी है, सब हम लोग सब जानते हैं। कैसे सिंचाई की जाती है, जिताई कैसे की जाती है, और हमको अर्धकुशल कारीगर का दर्जा दे रखा है। अर्धकुशल कारीगर का दर्जा करके हमारी मजदूरी में घाटा कर रखा है पहले तो। दूसरी बात, एमएस स्वामीनाथन ने कहा कि C2+50, जितनी हमारी लागत लग रही है उसका 50% जोड़कर दिया जाना चाहिए लागत का, क्योंकि हमें अलग से मजदूरी नहीं मिलती है, हमारी मजदूरी नहीं जुड़ती है उसमें। तो लागत प्लस 50%, तो हमारी लागत इतनी ज्यादा है, अगर उसका 50% हमको मिलता है और हमें कुशल कारीगर का दर्जा और मिले, क्योंकि लागत भी हमारी जो मजदूरी जुड़ रही है काम की खेती में, वो अर्धकुशल कारीगर के दर्जे की जुड़ रही है। अगर संवैधानिक तरीके से हमें कुशल कारीगर का दर्जा मिलता है तो कितना हमारा घाटा पूरा हो जाएगा और हम कर्ज के जाल से मुक्त हो जाएंगे। संपूर्ण कर्जा माफी में कहते हैं कि इनकी तो आदत बन गई है, ये कर्जा लेते हैं और कर्जा खा के जाते हैं, उनका कर्जा माफ करिए। तमाम जनता में उन्होंने भ्रम फैला रखे हैं। कुछ कुछ जो अपर मिडिल क्लास है उस तरह का भ्रम फैलाता है, किसान तो ऐसा तबका है जिसको कर्जा लेना है, कर्जा खाना है। नहीं, हम संपूर्ण कर्जा माफी हमारा अधिकार है, हक है। जो आपने हमारा मार रखा है पैसा, वो हमको वापस देना है, वो हमारा पैसा है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, संपूर्ण कर्जा माफी वो हमारा अधिकार है, जिसके कारण हम कर्जदार हुए हैं, वो सरकार को देना ही पड़ेगा। दूसरा, एमएसपी का गारंटी कानून हमें दे दो, हमें कभी भी आपसे कर्जा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब्सिडी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको हमारी जो खेती है वो खेती जो है लागत हमारी मिल जाएगी,
और वो घाटे का सौदा नहीं रहेगी। अरे जब भी तो खेती करते थे, जब एक हम लोग वो कहते हैं 70 साल में फलानी सरकार ने क्या किया, उस सरकार ने क्या किया। सबक देखिए, 70 साल पहले लोग खेती करना अच्छा समझते थे, नौकरी करना, सरकारी नौकरी करना नहीं। आप देखो आपके 70 सालों में तमाम सरकारों ने क्या किया है। हम कह रहे हैं ना, आपने उलट कर दिया। आज खेती कोई नहीं करना चाहता है। एक सरकार सारी 50 बीघा खेती को बेच कर भी वो एक सरकारी नौकरी लेना चाहता है। तो कहाँ हमारा किसान चला गया है, ये सब सवाल है। इसीलिए अब तो सड़क पर निकलने के सिवा कोई चारा भी नहीं है हमारे सामने। शशिकांत जी, आप उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। आप मुझे ये बताएं कि मोदी सरकार ने किसानों को आतंकवादी और माओवादियों के से समर्थित बताया है, और आतंकवादी, चोर, डाकू और मुफ्तखोर भी बताया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कितना मतलब आप किसान मुफ्तखोर है या माओवादी है या आतंकवादी है या चोर डाकू है, कितना है? देखिए अब वो तो सरकार का नजरिया दृष्टिकोण है। नहीं, उसको शर्म आनी चाहिए। तो वो किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, माओवादी तमाम नवाज रही है। और उसके सामने चौड़े आ गई, खूब जांच कर ली उसने लोगों का, कोई जांच में वो निकाल नहीं पाई कि कौन क्या है। आज वो किसी तरह से कारपोरेट घरानों के जो उसके आका हैं, जिनका पैसा लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं, 15-15 लाख के सूट हो रहे हैं, उसके लिए किसानों को वो तमाम तरीके से बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, तमाम तरीके से। लेकिन आप याद करिए कि जब किसान पंजाब बॉर्डर पर दिल्ली बॉर्डर पर आया, उस दिन से लेके आज तक वो लगातार अपनी कोशिशों में जारी हैं, क्योंकि वो लुटेरा वर्ग के साथी हैं। ये सरकार जो है, जो केंद्र सरकार है, वो लुटेरा वर्ग के पूरी तरह साथ है। और हम कमेरा वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जितने भी किसान नेता है, किसान संगठन है। हमारा और उनका जो है एक वर्ग का संघर्ष है, लड़ाई है। और निश्चित है कि वो हम पर तो हर तरह का आक्रमण करेंगे और हम उसके लिए तैयार हैं। और जनता उसका जवाब देगी, लगातार दे रही है। एक एक चीज है कि एक ये भी कहा जा रहा है मीडिया के माध्यम से, मुख्य धारा की जो गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं उसके माध्यम से, या फिर आपको अन्य सरकार के माध्यम से बोला जा रहा है कि मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए जो है आप चीन से पैसा आता है और आप जो है मोदी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा सीधा सा क्वेश्चन है कि कितना पैसा आपको चीन से मिला है? देखिए, चीन से कौन मिला? 2017 में मीटिंग चीन की सरकार के साथ भारत सरकार की हुई। झूला कौन झुला रहा था चीन सरकार को, चीन के राष्ट्रपति को, वो सब जग जाहिर है। गोदी मीडिया कितना भी झूठ फैलाए, इस मोदी सरकार को स्थिर करने के लिए चीन सरकार से जरूर पैसा आता है। ये किसान आंदोलन के लिए नहीं आता है, सब जग जाहिर है। कितना चीनी व्यापार, चीन का व्यापार, इनके चीन को आंखें, लाल आंखें दिखाने से कितना चीन का व्यापार बढ़ा है, वो देश में सब पता है। जो सरदार पटेल की मूर्ति आई वो चीन से आई, लोहा चीन से आ रहा है। चीन से इनके व्यापार जितने ज्यादा बढ़े हैं इस काल में, शायद मोदी काल से पहले किसी भी काल में चीन से व्यापार इनका नहीं बढ़ा है। ये सब जग जाहिर है। और इनके आंकड़े, सरकारी आंकड़े बताते हैं चीन से कितना माल निर्यात किया। कोरोना के समय में दवाएं कितनी निर्यात की इन्होंने चीन से। ये चीन से ही तो सारा धन व्यापार करते हैं। झूला उनको झुलाते हैं, चीन को, इनके राजनयिक चीन में जाते हैं। सब जग जाहिर है। इनका जयशंकर जो है, जो इनका रक्षा सलाहकार है, रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने चीन में क्या किया था, सब स्पष्ट है। हम तो कोई दोष नहीं लगा रहे, सब इनका स्पष्ट हो गया है। हमारा ये एक भी प्रमाण बताएं कि चीन से किसको पैसा मिला है। मेरा मेरा अगला सवाल रहेगा आपसे शशिकांत जी। ये आप किसानों की बात कर रहे हैं और भी आपने एक सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया है, स्वामीनाथन आयोग, जो कि उन्होंने किसानों के हित में बहुत सारे काम किए हैं या प्रस्ताव दिए, काम नहीं किए, प्रस्ताव दिए हैं गवर्नमेंट को करने के लिए। तो अभी मोदी सरकार ने स्वामीनाथन जी को जो है भारत रत्न का पुरस्कार देने जा रही है। तो आप तो इस पुरस्कार से क्या आप संतुष्ट नहीं है? फिर हड़ताल क्यों? सरकार सरकार तो आपके जिस मांग को है उसको भारत रत्न का पुरस्कार दे रही है।
सवाल ये है, हमें भूख लगी है, रोटी चाहिए। वो कहते हैं तुमको एक हम सूट दे देते हैं और उसको आप पहन के 1 लाख का सूट पहन के घूमो, तुम्हें भूख नहीं लगेगी। ऐसा किसान के साथ किया गया है। किसान ने ना ही स्वामीनाथन जी ने, स्वामीनाथन तो नहीं रहे हमारे बीच में, कभी जीवन में भारत रत्न नहीं मांगा। न उनके परिवार से कोई मांग पत्र कभी आया हो कि हमें भारत रत्न दिया जाए। वो तो भारत रत्न थे। भारत रत्न मिलने से कोई ऐसा, वो तो सरकार ने अपनी जो उनके प्रति सम्मान जो नहीं दे पा रही थी, उसकी पूर्ति की है जनता के बीच में कि हाँ, हम कितना सम्मान चौधरी चरण सिंह का, स्वामीनाथन का किए हैं। वो ढोंग भारत रत्न देकर किया है। वास्तव में उनकी नीतियों का कितना अपमान ये आज की तारीख में कर रहे हैं, वो सारा देश का किसान जानता है। अगर जी इतना जी। ही सम्मान उनकी नजर में होता, भारत रत्न की सौदेबाजी जो वो करने की सोच रहे हैं कि इससे हमें किसानों का वोट मिल जाएगा, तो मैंने कहा हमें भूख लगी है, पेट भरने के लिए पहले रोटी चाहिए, 1 लाख का सूट नहीं। आप भारत रत्न दे दीजिए। आपको इनको जरूरत पड़ेगी तो ये तो पाकिस्तान के जिन्ना को भी भारत रत्न दे देंगे, कोई मतलब नहीं है। ये तो इतने उतर चुके हैं कि भारत रत्न का कोई अ, ये हर चीज को ऐसा बना देंगे जैसे सड़क और गलियों पर कोई चीज मिलती है। जी शायद ये जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं, वो गाय के पीछे पड़ गए तो गाय इनके ही काल में सबसे ज्यादा काटी जा रही है। जा रही ये है। अपने वोटों के लिए हर चीज को, अब ये भारत रत्न के पीछे पड़ गए हैं तो भारत रत्न ऐसे रेवड़ी की तरह बांटेंगे ये। हमें तो लगता है सबको दे देना चाहिए, बहुत सारे देश में और भी लोग हैं। हम तो मांग करते हैं चौधरी क्या चरण सिंह को भी, आप महेंद्र सिंह टिकैत को भी दे दें, सहजानंद सरस्वती को भी दे दें, बहुत सारे लोग हैं, हम लिस्ट सूची भेज देंगे। किसान अगर इनको वोट फिर भी दे दे, हम किसान, बड़े किसान नेताओं की पूरी लिस्ट भेज देंगे, घासीराम नयन है, महेंद्र सिंह टिकैत है, बहुत सारे लोग हैं, सबको बांट दे कल से लाइन में लगा के, तब भी किसान इनको वोट नहीं देगा, ये याद कर ले। किसान इनको वोट नहीं देगा, किसान आक्रोशित है। मेरा सवाल है कि ये जो लखीमपुर खीरी में जो घटनाएं घटी थी और टेनी पिता पुत्र ने जिस तरह से कारनामा किया था और 5 किसानों की छाती पर बुलडोजर चला, थार गाड़ी चला दिया था, हत्या कर दिया था, तो ये इसकी आक्रोश या इसका जो अभिव्यक्ति पूरे भारत में कहीं भी हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो आप इसकी कितनी संभावना देखते हैं कि किसानों के ऊपर फिर से थार चलाया ना जाए या चलाया जाए, इसकी कितनी संभावना देखते हैं आप? जबकि किसानों को ही जेल में डाला गया, किसानों की हत्या हुई है और जिसने हत्या किया है वो खुलेआम घूम रहा है। कितनी संभावना देखते हैं भविष्य में आप इसका पुनरावृत्ति देखिए, का? लखीमपुर की घटना हमारा गहरा घाव है जो भरा नहीं है। सरकार चाहे वो किसी भी तरीके से लब्बो लुबाब लग के उस घाव को भरने की कोशिश भी करेगी, जब तक नहीं भरेगा, जब तक उसके हत्यारों की सजा नहीं मिलेगी। आज भी वो सत्ता में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने बैठे हैं। तमाम तरह से वो हो सकता है राजनीतिक लाभ लेके, किसी नेता पक्ष को 2-4 टिकट देके, किसी के दादाजी को कोई पुरस्कार देके, किसी के पिताजी को पुरस्कार देके उनको खुश कर सकती है। उनका काम यही है। राजनीतिक पार्टियों में हम किसी के पक्ष और विपक्ष की सवाल नहीं करते। आज के समय जो संसदीय राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका हाल जो है लगभग 10%, 20%, 40% का मामला है। बाकी सब कारपोरेट भक्ति में लीन है, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने में लीन है। लेकिन हम सवाल है, किसानों को तो उस दिन न्याय मिलेगा, क्योंकि वो बहुत गहरा घाव था। आपने किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ाई किसी ने, पूरा देश देख रहा था, प्रमाणित हुआ इस बेशरम सरकार ने। तो न्यायपालिका पे भी सवाल खड़ा करते हैं, तमाम न्यायपालिका पे भी सवाल है हमारे। सबको इसने कैद कर रखा है, हमें न्यायपालिका को कैद से आजाद कराना है, मैं गोदी मीडिया को कैद से आजाद कराना है। हमारी लड़ाई दूसरी आजादी की लड़ाई है, जो देश कारपोरेट का गुलाम, जो सांप्रदायिक शक्तियों, कारपोरेट और राज्य और सरकार जो स्टेट है, वो तीनों का गठजोड़ हो चुका है। किसान मजदूरों को लूट और शोषण का जो कुचक्र है वो देश में बहुत व्यापक चल रहा है, और उसके खिलाफ आप ये 16 तारीख की आप लड़ाई।
आप एक बड़ी लड़ाई की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर है कि सत्ता का सरकार का कहना है या फिर जो मुख्य धारा की मीडिया का कहना है कि किसान आंदोलन में फूट पड़ गया है, संयुक्त किसान मोर्चा जो है टूट फूट गई है, उसका कोई भविष्य नहीं बचा है। कितना सहमति इस चीज से आप? देखिए, ये सब व्यर्थ की बात है, ना हमारी टूट फूट है। अब टूट फूट में तो ये कई देते हैं, जैसे हमारा एसके संयुक्त किसान मोर्चा है, गुरनाम सिंह चुडूनी, ध्यान हो जब सूरजमुखी की फसल के एमएसपी को लेकर जब आंदोलन हो रहा था, गुरनाम सिंह चुडूनी और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। गुरनाम सिंह चुडूनी एसकेएम में नहीं थे उस समय, लेकिन कोई एसकेएम का नेता ऐसा नहीं था जो उनके उनकी रिहाई के लिए सवाल हो सकता है कि हमारे तरीकों में फर्क हो सकता है, लेकिन किसान जो वर्ग है, जो आम किसान है, वो किसी भी नेतृत्व के साथ लड़ रहा है, चाहे वो किसी पार्टी के नेतृत्व के साथ लड़ रहा हो, चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व के साथ लड़ रहा हो, चाहे अराजनीतिक राजनीतिक के साथ लड़ रहा हो, लेकिन जो किसानी के सवाल हैं उन पर हमारी व्यापक एकजुटता है, उस पर कोई मतभेद नहीं है। लड़ने के तरीकों में मतभेद हो सकते हैं हमारे। मेरा 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 अगला सवाल यहाँ रहेगा आपको लड़ने के तरीके पर। ये आप भारत के संविधान के तहत हैं, रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अब आप संविधान के तहत जो निर्धारित किया गया तरीका है, चुनाव लड़िए, सत्ता में आइए, अपना नियम पारित कीजिए और लागू कीजिए। आप चुनाव से भाग रहे हैं, कैसे लड़िएगा आप, कैसे तय कीजिएगा आप? देखिए, केवल चुनाव लड़ना ही कोई संसदीय राजनीति की भागीदारी नहीं होती है कि आप चुनाव लड़िए। चुनाव को प्रभावित करना, वोट की नीति तय करना, वोटर्स को प्रभावित करना भी एक संसदीय राजनीति का हिस्सा होता है। केवल ये कहना कि आप राजनीति से भाग रहे हैं, हम अगर ये कह रहे हैं, हमने अगर मिशन यूपी में कहा, मिशन यूपी उत्तराखंड के समय कहा कि भाजपा को सजा दो, तो ये अपने आप में एक राजनीतिक हस्तक्षेप है। एसकेएम राजनीतिक हस्तक्षेप से कहीं दूर नहीं भाग रहा है। केवल ये कह देना कि आप चुनाव आप भी लड़िए, ये सवाल नहीं है। हम आंदोलन लड़ने वाले लोग हैं, हम लोगों का काम आंदोलन लड़ना है। चुनाव लड़ने वाले लोग अपना चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है आंदोलन करने वाले भी कुछ लोग चुनाव लड़े, हमें उनसे भी कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हमने जब एक नीति एसकेएम ने तय कर रखी है कि हम लोग आंदोलन लड़ेंगे, और जहां हमें जरूरत पड़ेगी आंदोलन की नीति में चुनाव की हलचल पैदा करने, चुनाव में हस्तक्षेप करने की, सबक सिखाने की, तो वो भी करेंगे। किसी को जिताने की तो वह भी करेंगे। ये तो हमारे आंदोलन के हिस्से होंगे। राजनीति का कब इस्तेमाल करना है, जब राजनीति हमारे आंदोलन को प्रभावित करेगी तो निश्चित है हम राजनीतिक हस्तक्षेप तो करेंगे। चुनाव लड़ना ही तो राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। इसलिए हम पर कई बार ये किसान आंदोलन पर यह आरोप होता है कि आप बिना राजनीति में उतरे कैसे कर पाएंगे। क्यों नहीं, ये राजनीतिक हस्तक्षेप करना एक बड़ा हिस्सा है, ये आंदोलन ये का एक नया फ्लोट है। ये नया फ्लोट आप कह सकते हैं, लेकिन अभी के दौर में जो मोदी सरकार ने एक कानून पारित किया है कि चुनाव आयोग की जो नियुक्ति होगी उसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, कैबिनेट मंत्री रहेंगे और एक विपक्ष के नेता रहेंगे। सीजीआई को बाहर निकाल दिया गया है। तो अब बहुमत से जो भी तय होगा तो प्रधानमंत्री के हिसाब से तय होगा। चुनाव आयोग भी उसी तरह से काम करेगा। चुनाव आयोग भी जो है वोटिंग का परसेंट उसी तरह से देखेगा। जैसा पंजाब में देखा गया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही जो है विपक्षी वोटों को बाकायदा अपने पेन चला करके रद्द कर रहा था ताकि वो इनवैलिड हो जाए। तो पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया ही संदिग्ध हो गई है। आज के दौर में अगर देखा जाए तो पूरी पूरी चुनाव प्रक्रिया संदिग्ध है। और न्यायपालिका में जब तक आप जाते हैं 4 साल 5 साल बीत जाता है, तब तक पूरी चीजें खत्म हो जाती है और वहां से फैसला भी उसी तरह से आता है जो कि सरकार चाहती है। मतलब चुनाव आयोग की संदिग्धता और उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर, कैसे लड़ेंगे यार? देखिए, ये तो हम कह ही रहे कि गणतंत्र और लोकतंत्र खतरे में आ चुका है।
खतरे में है नहीं, खतरे में आ चुका है। ये तो हमारा जो स्पष्ट अभी पर्चा निकला 16 फरवरी के हड़ताल का, क्यों हम हड़ताल कर रहे हैं, क्यों उद्योग बंद कर रहे हैं, क्यों हम ग्रामीण भारत की बात करते हैं, क्यों हम हर एक वर्ग को सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं, कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, हम कोई संवैधानिक आंदोलन की बात नहीं करते कि हम संविधान के दायरे में लड़ेंगे। कल मोदी तो ये भी कह देंगे कि आप मतलब घर पे केवल बयान जारी कर सकते हैं, सड़क पर निकल नहीं सकते, आप कोई धरना नहीं दे सकते, तो संविधान होगा। फिर आप कहेंगे आप उस उनके संविधान को तोड़कर निकल रहे हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान को मानते हैं और उसी संविधान के दायरे में काम करेंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। हमें जी असहमति का अधिकार है, हमें आंदोलन करने का अधिकार है, हमें अपनी बात करने का अधिकार है। मोदी जी कोई भी संविधान में परिवर्तन करेंगे, बदलेंगे, हम उस संविधान को मानने वाले नहीं है। हम उस संविधान की रक्षा के रक्षक हैं, उसके लिए संघर्ष करेंगे। चाहे ये सरकार कोई भी नियम बनाएगी तो हम उसको नियम को, इस सरकार के नियम को जो गणतंत्र विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की विरोधी है, जो उनके संविधान की विरोधी है, हम उस सरकार के किसी भी नियम और कायदे कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हम उस तमाम जन विरोधी कानूनों को वापसी के लिए लगातार संघर्ष करेंगे। शशिकांत जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल होगा, ये आप 16 फरवरी को जो बंद का आह्वान कर रहे हैं, तो इसमें आप देश की आम जनता को क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में? हम देश की आम जनता को यही एक संदेश है हमारा, और ये मेरा संदेश नहीं है, तमाम संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान संगठनों, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से हमारा ये संदेश है कि 16 फरवरी को आदिवासी, महिला, दलित, कर्मचारी, छात्र, बेरोजगार युवा, खेतीहर मजदूर, निर्माण श्रमिक, जो भी वर्ग है, और खेती किसानी से जुड़े हुए लोग, और जो उनके लड़ाइयों में समर्थन करने वाले पत्रकार बंधु, बुद्धिजीवी, अध्यापक, शिक्षक, वकील, जितने भी लोग हैं, वो सड़कों पर आए, सड़कों पर आए, आंदोलन में अपनी शरीक हों, और जो डर का माहौल है, उस डर के माहौल के खिलाफ आपको अगर अब नहीं निकले तो फिर जो है आप एक ऐतिहासिक भूल करेंगे। न्याय के प्रति जो आप जीवन में इतनी लड़ाइयां लड़ चुके हैं, उन लोगों से हम कह रहे हैं, हमारी उन लोगों से अपील है जो संघर्षों के साथी रहे हैं, जो हमेशा जन आंदोलनों के साथी रहे हैं, आज उनकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि वो 16 फरवरी ही नहीं बल्कि 16 फरवरी के हर आंदोलन में अपने अंदर के डर को निकालते हुए, तमाम गोदी मीडिया में पत्रकार हैं अब भी जो डर से बैठे हुए हैं, न्यायपालिकाओं में तमाम जो है ऐसे न्यायाधीश और वकील हैं, एडवोकेट हैं, जो हमारे संघर्ष के साथी रहे हैं, हम उनसे भी आह्वान करते हैं कि वो सब अपने इस डर के माहौल को निकल कर आए, तो निश्चित ही हम एक व्यापक जन गोलबंदी के साथ इस सरकार को उनकी जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ मुंह तोड़ हम इनको जवाब दे पाएंगे। मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे, ये शब्द हैं शशिकांत जी, जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी हैं, और उन्होंने जिन चीजों को रखा है वो ग्रामीण भारत का जो नया टर्म है, जो संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूरों के यूनियनों ने दिया है, इस पर बहुत अच्छी व्याख्या उन्होंने दिया है, आपने किया है। शशिकांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को धन्यवाद। काफी जानकारी दिया है। और ये जो भ्रम का जाल था, भारत बंद क्या है और ग्रामीण भारत बंद क्या है, इसको भी आपने अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है, और फिर तमाम सवालों के जवाब आपने दिए हैं जो कि जनता के थे, हो सकते थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इसी के साथ अपना जय किसान साथी। खत्म करते हैं। और हम अपने दर्शकों को जरूर कहेंगे ये बात कि आप इन बातों को गंभीरता से सुने, समझें, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कतिपय अगर संभव हो तो आर्थिक मदद करने का प्रयास करें। नमस्कार।